previous class we have seen about displacement और मैं कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोगों को दिया था। ये था न्यूमेरिकल, नहीं पहला न्यूमेरिकल शायद ये था, यस ये था। क्या था? ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r। पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r मूव्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पर जाता है? मूव करता है तो इट गोज फ्रॉम A to B as shown। A से B गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक है ना? पूछा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना सिंपल है। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो ये एंगल बराबर होगा और ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों भी 60-60 होंगे। अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा? r। तो अब हो गए, आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 5 and moves to 4, -9, then again it moves to 6, -3। if coordinates are in meter, find magnitude of total displacement। कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, कोई एक पॉइंट से 2, 5 से, और गया कहाँ पे हो? 2, 5 से गया 4, -9, कहीं एक पॉइंट है 4, -9। आपको इधर को नहीं होगा सर, नीचे को होगा, चलो जो भी है, ऐसे गया। फिर यहाँ से कैसे गया हो? 6, -3 में गया। सपोज ऐसे 6, -3 में गया, मतलब पहले तो गया ऐसे, फिर गया ऐसे, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सीधे यहाँ से यहाँ तक। दिस इज व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये सब तो बेकार का आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अच्छा, इन दैट केस आप जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना हमें आता है, x2 - x1 का स्क्वायर, याद है ना? प्लस -3 -5 का स्क्वायर होल ओवर, ये कितना हुआ? 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -8 का स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80 मीटर। 4 × 5, अब चाहो तो इसको लिख सकते हो 2√5 मीटर। 16 × 5 राइट, इट इज बी 4 × √5 मीटर। समझ में आया? सिंपल तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? A wheel is rolling on a horizontal floor. Radius of wheel is r. Find displacement of lowest point P on wheel in half revolution. हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये व्हील के ऊपर जो पॉइंट P है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो ये व्हील है, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये जो व्हील है, ये हाफ रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पर होगा? इट विल बी समवेयर हियर। और ये जो व्हील होगा इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे होगा, है ना? मैं ड्रॉ कर देता हूँ। द व्हील विल बी समवेयर हियर, ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाफ रिवोल्यूशन के बाद P कहाँ पर होगा बताओ? नीचे होगा, साइड में होगा, ऊपर होगा? ऊपर होगा। अच्छा, P यहाँ पे होगा। अच्छा, तब तक ये कितना दूर गया होगा? फुल रिवोल्यूशन में कितना दूर जाता है? 2πr। तो आप कितना जाएगा? πr, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितना है? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P? ये हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट बी πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर होल डबल। अब चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो, बट दैट इज व्हाट इज द आंसर। समझ में आया? तो दिस वे यू कुड सी कि ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे और हम लोग इसको कर लिए, है ना? ठीक है। क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a circle of radius r. In one revolution, the variation of magnitude of displacement with time
इज बेस्ट डिपेंडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा है, चलना शुरू किया यहाँ से, तो जैसे जैसे चलना शुरू किया, शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, बढ़ने लगा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा यहाँ तक बढ़ने लगा। उसके बाद जब वो यहाँ पे आया, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था इतना, यहाँ पर आया था और कम होने लगा, यहाँ पर और कम होने लगा। पहले तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा था, है कि नहीं। सो फास्ट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस देन अगेन डिक्रीजेस टू 0। कौन सा फिगर होगा? सेकेंड वाला आंसर हो गया। ठीक हुआ, सिंपल। Here, a car moves in a circular track. If it starts from center of the track, यहाँ से स्टार्ट किया, and follows a path as shown, ऐसे करके गया और ऐसे ऐसे चलने लगा। As long as it is on the circle, its displacement is constant, true or false? वो यहाँ से निकला, ऐसे गया और ऐसे चलने लगा। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो यहाँ पे था तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो डिस्प्लेसमेंट वाज दिस। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तब डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, सो इट इज कांस्टेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है कि डायरेक्शन भी बदल गया, तो हम कहेंगे वेक्टर बदल गया, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। ऐसा समझ में। चलिए आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? कोई पार्टिकल मोशन में है, you know how to calculate the distance moved, length of the path moved is called the distance, है कि नहीं। तो average speed of a particle, average speed of a particle in motion is given by the ratio of total distance moved to the total time taken, total distance to total time. So average speed का फॉर्मूला क्या हो गया? average speed is total distance by total time। ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ये बात है, इधर क्लियर। लेकिन हम जब कहते हैं कि गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, तो कभी कभार हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की या इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तुम कार में जा रहे हो, पापा पूछे गेस करके बताओ गाड़ी का स्पीड क्या है, वो क्या एवरेज स्पीड के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम होता है। हम यहाँ से निकले और 10 घंटे के बाद भुवनेश्वर पहुँचे। भुवनेश्वर यहाँ से 400 किलोमीटर है, तो पूरा 400 किलोमीटर जाने के लिए हमें 10 घंटा लगा। तो हम कहेंगे हमारा एवरेज स्पीड क्या है? 400/10, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बाई टाइम वाला यूनिट। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर is same as 1000 meter by 1 hour is how much seconds? 3600 seconds, which is upon simplification gives you 5/18 meter per second.
सोचो, जब तुम्हारा गाड़ी जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर में, गेस करो 90 किलोमीटर पर आवर में व्हाट इज मीटर पर सेकेंड स्पीड? 90 इंटू 5/18। थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए। 90 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा गाड़ी चला रहे हो तो ये कितना हो गया? 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, विच इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। सोच रहे हो, एक सेकेंड में गाड़ी जा रहा है 25 मीटर। अरे वुड इमेजिन 25 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है रफली 3 फीट 3 इंच होता है, 3 फीट मान के भी चलो। 25 मीटर होता है 75 फीट, समझ लो। 75 फीट मतलब दिस रूम इज अराउंड से समथिंग लाइक 30 फीट। 75 मतलब ऐसा 2 और आधा, कितने समय में? 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना हाजरस है, अगर रोकना भी चाहोगे तो कितना मुश्किल है। सोचो, इतना ज्यादा स्पीड में 1 सेकेंड में इतना ज्यादा जा रहा है। और लाइट का स्पीड आप लोगों को मालूम है कितना है? 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸। 30 करोड़ मतलब 1 सेकेंड में ज्यादा दूर नहीं जाता है। कितना जाता है? 3 इंटू 10⁷ मीटर्स। मतलब यहां से अगर निकला, अर्थ को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? 0.2 सेकेंड्स। इंडिया से निकल के अर्थ को क्रॉस करके निकल जाएगा। लेकिन सर सन तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाएगा। 8 मिनट्स लगता है सन तक पहुंचने में। समझ में आ रहा है? मतलब कितना स्पीड में जा रहा है देखो। क्योंकि तो कुछ फिजिकली जाता नहीं है ना, नहीं तो एक्सीडेंट होता तो बहुत कुछ होता। एनीवे, सो आई हैव गिवन यू अप्रोक्सीमेट आइडिया कि 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना ज्यादा स्पीड होता है। जब आप चलते हो, व्हेन यू आर वॉकिंग, यू नो व्हाट इज योर स्पीड? नॉर्मली चलते जल्दी जल्दी चल रहे हो, क्या स्पीड होता है? रफली 5/5 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या बहुत आगे दौड़ के जा रहा है तो 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर मतलब सोचो तो, जब तुम खुद भाग रहे हो 6 किलोमीटर पर आवर, यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ इज इक्वल टू 6 इंटू 5/18। इट इज रफली अराउंड 5/3 मतलब 2.66 मीटर्स पर सेकेंड। 1.66 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में करीब करीब 1.5 मीटर। वो पाउंड डालते हैं ना, है इतना ही लंबा तो होता है। तो 2 पाउंड गए, 2 स्टेप गए, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। मतलब हर हाफ सेकेंड में 1 स्टेप जा रहे हो, रफली हर हाफ सेकेंड में 1 स्टेप जा रहे हो, तो यू आर रनिंग विद दिस स्पीड। कार कितने में जाता है जब 90 में जा रहा है? 75, इट वाज कितना निकला है? 25 मीटर्स। मतलब सोचो कितना ज्यादा है। समझ में आ गया? अच्छा, एवरेज स्पीड क्या है? मैं समझ में आया। बट स्पीड का एक दूसरा मतलब भी आप लोगों को समझ में आता है। हम लोग स्पीड ही बोलते हैं, लेकिन जब यूजुअली बात करते हैं ना एवरेज स्पीड ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे कुछ नहीं बोलते, खाली स्पीड। गाड़ी कितना स्पीड में गया, आप यहाँ पर जो कोई गाड़ी में बूम करके निकल गया, आपको बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, क्या वो एवरेज स्पीड ज्यादा है? नहीं, यस। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? उसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। At any instant is given by V is equal to delta S by delta T, where delta S क्या है? ध्यान रहे, delta S is distance moved in a small interval of delta t seconds. कब? Close to instant of concern. तो डेफिनेशन को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल वाले जो डेफिनेशन देंगे उसको करना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है ये चीज। कोई पूछेगा तुम राउरकेला से भुवनेश्वर गए 400 किलोमीटर, कितना समय लगा? 10 घंटा। अच्छा, तुम्हारा एवरेज स्पीड है 400/10, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। कोई पूछेगा तुम कितना स्पीड में गए,
आप बोलोगे अरे मेरा स्पीड तो अलग अलग था। मैं जब सुबह निकला रास्ता खाली था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रहा था। कुछ समय के बाद ट्रैफिक आ गया, मैं धीरे धीरे गया। फिर कुछ समय के बाद तो मैं चाय पीने के लिए बैठ गया, मेरा स्पीड तो 0 था। कुछ समय के बाद रास्ता बढ़िया मिला, हाईवे मिला, ट्रैफिक भी नहीं था, पूरा बहुत ज़्यादा स्पीड में गए। मतलब आपको अगर स्पीड बताना है तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा समय में। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था, 400 किलोमीटर बाय 10 आवर्स इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है, फिर आप पूछोगे कब बोलो, सुबह 10 बजे, 11 बजे, कितना बजे बोल रहे हो? नहीं 10 बजे। हाँ 10 बजे मेरा स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर। 12 बजे, अरे 12 बजे बहुत ज़्यादा रास्ता खराब था, हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। तो जब भी कोई आपको स्पीड पूछेगा यू विल आस्क द इंस्टेंट, कौन सा समय पे। तो किसी एक पर्टिकुलर समय पे स्पीड जानना है तो हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा टी क्या है, समझो। जैसे हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे, ये लोग चिल्ला रहे हैं ना, चलिए सोचते हैं कि कोई एक कार ऐसा एक रास्ते में जा रहा था, दिस इज व्हाट इज द पाथ। अब वो कार क्या है कि वो कार यहाँ पे था एक समय पे, ये कार यहाँ पे था एक समय पे। क्या हुआ, ये यहां से यहां तक गया। सपोज आपको पूछा गया 9 बजे कार का स्पीड क्या था, तो आप क्या करोगे, देखोगे 9 बजे से 9:01 में कार कितना दूर गया था, कितना दूर गया था, ये जो भी डिस्टेंस गया था वो डेल्टा एस है। कितने समय में, 1 मिनट। 1 मिनट इज ए स्मॉल टाइम, है कि नहीं, 1 मिनट इज ए स्मॉल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने के लिए लगा था डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, 1 मिनट। अगर आपको डेल्टा एस मालूम है, डेल्टा टी मालूम है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विल गिव यू दिस स्पीड ऑफ द कार एट नाइट। समझ में आ रहा है? कोई पूछा 9 बजे क्या स्पीड था, हम बोले हाँ अच्छा 9 बजे कितना स्पीड में जा रहा है हम बताएंगे। हम क्या किए, 9 बजे देख लिए गाड़ी कहाँ पे, फिर 11 बजे देख लिए गाड़ी कहाँ पे, कितना दूर आया है 2 घंटे में, तो दैट डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे। तो 9 बजे का स्पीड मिलेगा क्या, 9 बजे का स्पीड कब मिलेगा, जब हम एक छोटा सा टाइम लेंगे 9 बजे के आसपास, है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज कोटेड हियर। क्या कहा जा रहा है, where delta s is the distance moved in a small interval, interval must be small, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, small interval of delta t seconds। कब, कौन सा डेल्टा टी सेकेंड, क्लोज टू द इंस्टेंट ऑफ कंसर्न, जिस समय में पूछा गया उसी समय के आसपास डेल्टा टी सेकेंड का एक छोटा सा इंटरवल लीजिए और निकालिए कितना दूर गया है। दैट डिस्टेंस बाय दैट टाइम इज द स्पीड एट दैट टाइम, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका यूनिट क्या होगा, वही किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम यूनिट इज सेम। एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूनिट बराबर हुआ। क्या दोनों में अंतर आपको समझ में आया? अब आपको बताना है which speed is responsible। जैसे मैं आपको कहूं कि when you move from one town to other town, how quickly you reach depends on कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की एवरेज स्पीड। हम यहाँ से भुवनेश्वर जाएंगे, कितना जल्दी पहुंचेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एवरेज स्पीड के ऊपर। नहीं, डिपेंड्स ऑन एवरेज स्पीड, ये समझ में आना जरूरी है। अच्छा, व्हेन a moving car meets an accident, ठीक है, severity of accident depends on एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों अलग अलग चीज है।
क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से ज़्यादा हो सकता है? Yes, sir. हाँ, कभी 90 किलोमीटर पर आवर में गए, पुलिस पकड़ा, ठोक दिया, उसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। अब समय लगा ज़्यादा, लेकिन कभी बीच में स्पीड ज़्यादा था। क्या कभी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड से ज़्यादा हो सकता है? Yes, sir. नहीं। कैसे होगा? मान लो कि हरदम तुम्हारा स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड है 30 से नीचे है, तो एवरेज स्पीड 30 से ऊपर कैसे होगा? हो सकता है क्या? एवरेज स्पीड 30 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट कैन बी मोर देन द एवरेज स्पीड, बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी मोर देन द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ऑल द टाइम। किसी भी समय में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड था उससे ज्यादा हो नहीं सकता। या फिर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी व्हाटएवर वाज योर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। कौन? एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है क्या? इस चीज को नोट करेंगे। अरे ये कहां से आया? अच्छा ठीक है। तो during motion instantaneous speed at different instants may be different. The maximum instantaneous speed can be more than overall average speed. बात समझ में आया क्या? हाँ, more than overall average speed. But the average speed can never be more than the maximum instantaneous speed during motion. ड्यूरिंग मोशन जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड था उससे ज्यादा तो एवरेज स्पीड हो नहीं सकता। जस्ट ए सिंपल थिंग ना, उल्टा सोचो ना। सपोज हम लोग 5 बच्चे यहाँ पर हैं, एवरेज एज निकालना है। एवरेज एज निकालेंगे तो किसी का एज है 10, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 17। तो एवरेज एज क्या 17 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। चारों का एज जोड़ो और 4 में डिवाइड करो। हाँ, सबसे जो कम होगा उससे तो ज्यादा होगा ही होगा, नहीं? क्योंकि 17 वाला था, 10 से ज्यादा होगा, 17 से कम होगा। सो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड मिनिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में रहता है एवरेज स्पीड। समझ में आया? तो इस चीज को हमें नोट कर लेना चाहिए। हम कहेंगे कि जो एवरेज स्पीड है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मिनिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप कहोगे एवरेज स्पीड इज ऑलवेज बिटवीन minimum instantaneous speed maximum instantaneous speed। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड और मिनिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में रहता है कौन? एवरेज स्पीड। अगर आप जब रास्ते में जा रहे थे, सपोज सबसे कम स्पीड कब था? वो वहां पर रास्ता खराब था, हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। सबसे ज्यादा स्पीड कब था? वो हाईवे में था जहां पर ट्रैफिक नहीं था, हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। अब आप कितने भी जाओ, रास्ते भर में मैक्सिमम स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम स्पीड था 10, तो एवरेज स्पीड जो होगा 10 और 90 के बीच में रहेगा ही रहेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज है नहीं।
इन चीजों को कैलकुलस यूज करके लोग समझते हैं। अब हम लोग तो इससे छोटे बच्चे हैं तो हम लोग इससे काम निपटा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया। यहां पर और एक चीज हम बताएंगे, if the instantaneous speed of a particle is constant, then सपोज कोई पार्टिकल जा रहा है, कब भी देखो उसका स्पीड कांस्टेंट है, कितना 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा, क्योंकि अगर हर वक्त उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था तो 10 घंटा 25 घंटा गया, कितना दूर गया होगा? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर बाई 10 है कि नहीं? तो हो गया वही 25 घंटे में कितना गया निकालेंगे, 250 किलोमीटर बाई 25 हो जाएगा वही 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको याद रखना है, if the instantaneous speed of a particle is constant, then its average speed is same as the instantaneous speed। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? A car is moving with 20 km per hour always with a constant speed 20 km per hour. What is the average speed? 20 km per hour। आपको ये नहीं पूछना है कि कितना दूर गया बताओ, कितना समय में गया बताओ। मान लो कि हम सोचेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था और कितना समय गया दिया नहीं है, सपोज t आवर्स गया तो कितना दूर गया? इतना दूर गया। कितने समय में ये डिस्टेंस गया है? कितने समय में? t सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड होता है कितना दूर गया है, कितना टाइम में गया है, d बाई टी करो तो इज इट नॉट सेम एज 20। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंट स्पीड बराबर है। आपके लेवल में जब क्वेश्चन में थे कार इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये मत पूछना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है कि एवरेज स्पीड पूछा है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो दोनों बराबर है। जब इंस्टेंटेनियस स्पीड बदल रहा है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड करके दो चीज समझ में आता है, अदरवाइज सारे तो बराबर है। समझ में आया क्या? आर गेटिंग? तो ये चीज है। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल moves with 20 meter per second for 4 seconds, then takes rest for 3 seconds and then moves with 15 meter per second for next 3 seconds. Find the average speed of particle। एवरेज स्पीड निकालना, समझ में आया? एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम करेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे टोटल डिस्टेंस मूव्ड, कितना दूर गया है वो? पहले जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में 4 सेकंड के लिए, कितना दूर गया होगा? कितना दूर गया होगा? 20 इंटू 4 नहीं, फिर कुछ समय के लिए रेस्ट लिया 3 सेकंड में, वो 3 सेकंड में कितना दूर गया होगा? अरे रेस्ट ले रहा था, कहाँ जाएगा? जहाँ था वही था, वो डिस्टेंस कुछ नहीं गया। फिर 15 मीटर पर सेकंड में गया नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए, फिर कुछ दूर गया, कितना? 15 इंटू 3। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में कितना जाएगा? 15 इंटू 3, यूनिटरी मेथड। यूजे डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये कितना दूर गया टोटल? 80 प्लस 45 इज कमिंग आउट टू बी 125 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना? पहले 4 सेकंड गया, फिर
बीच में रेस्ट कर रहा था, वो टाइम को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जाने के लिए समय कितना लिया, वो तो रेस्ट ले रहा था, तभी इसको काउंट करेंगे। समझ में आया? टोटल टाइम और फिर 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 12.5। एवरेज स्पीड हो गया इज कमिंग आउट टू बी 125 बाय कितना 10 इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात है। आया समझ में सबको? Yes, sir. अच्छा, तो ऐसा अभी मैं क्वेश्चन अगर आपको दूंगा तो आप लोग कर पाओगे? सिंपल क्वेश्चन। एवरेज स्पीड क्या है, स्टैंडर्ड स्पीड क्या है, बढ़िया से समझ में आया। चलिए स्पीड और एवरेज स्पीड का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसको लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। A particle moves with 10 meter per second for 3 seconds, then next 30 meter with 5 meter per second, then moves next 30 meter with 5 meter per second, then moves next 30 meter with 5 meter per second. Find overall average speed. तो पहले निकालते हैं कि what is the total distance moved. टोटल डिस्टेंस कितना गया पार्टिकल गया 10 मीटर पर सेकंड में गया 3 सेकंड के लिए। कितना दूर गया होगा? 10 into 3 30 मीटर नहीं? और फिर नेक्स्ट 30 मीटर के लिए वो भी तो डिस्टेंस गया है। टोटल कितना हो गया? 60 मीटर। अच्छा, टोटल टाइम टेकन पहला गया था 3 सेकंड के लिए, दूसरा 30 मीटर को गया 5 मीटर पर सेकंड में। कितना समय में जाएगा? कैसे निकालेंगे? 30/5। सो यू से 30/5 तो हो गया 6, टोटल हो गया 9 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 6.66 मीटर पर सेकेंड। हुआ था? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। A train moving with constant speed crosses a pole. Pole means खंबा, lamp post. In 20 seconds. It takes 50 seconds to cross a 500 meter long bridge. Find the speed of the train, length of the train. ये चीज पूछा गया है। चलिए मैं कहता हूँ, देखो भाई, ये है आपका ट्रेन, लंबा सा ट्रेन। ये ट्रेन का एक पहिया छोटा नहीं है, सब बराबर पहिए। हाँ, ये जो ट्रेन है ये किसी एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगा। हम कब कहेंगे? सपोज हम कहेंगे कि लैंप पोस्ट यहाँ पे है, ये क्रॉस कर गया। कब कहेंगे? जब ये ट्रेन इधर जाते जाते इस पोजीशन से शुरू करके कौन से पोजीशन पे आएगा? ये आएगा इस पोजीशन पे, तो हम कहेंगे लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया, है कि नहीं? अच्छा, क्रॉसिंग ए लैंप पोस्ट, क्रॉसिंग ए पोल implies moving a distance. कितना डिस्टेंस गया है? इक्वल टू इट्स लेंथ। वो ट्रेन कितना दूर गया है? यहां से यहां तक गया है कि नहीं? कितना दूर गया है? अगर ट्रेन का लेंथ L है तो क्रॉसिंग ए लैंप पोस्ट मींस मूविंग ए डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ। समझ में आया? अच्छा, कितने समय में किया? 20 सेकंड में। क्या स्पीड में जा रहा था? मालूम नहीं है, वही पता करना है, VL सब पता करना है। अच्छा, तो VL और 20 सेकंड में क्या रिलेशन मिलेगा? व्हाट रिलेशन विल गेट बिटवीन VL एंड 20 सेकंड्स? वो V स्पीड में L डिस्टेंस को 20 सेकंड में गया है, तो आप क्या कहोगे? बोलो, VL में क्या रिलेशन आएगा? L is equal to V into 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, 20 सेकंड्स। समझ में आया क्या? L is equal to V into 20, क्योंकि अगर उसका स्पीड V था मीटर पर सेकंड तो 20 सेकंड में कितना दूर जाएगा?
20 into v and that is equal to the length. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. It crosses a 500 long bridge, 500 meter long bridge in 50 seconds. अच्छा 50 सेकेंड लगा एक 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने के लिए. सोचो कि यही है आपका ट्रेन जो अब किसी एक ब्रिज को क्रॉस करने वाला है. और चलो मानते हैं कि ये ट्रेन का लेंथ तो हम एज्यूम कर चुके हैं. सपोज ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और ये ब्रिज यहाँ पे खत्म होता है. कब हम कहेंगे कि ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर गया? जब वो ट्रेन यहाँ से यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? ये ट्रेन जा रहा था, ये जब यहाँ से यहाँ पर आएगा हम कहेंगे ब्रिज क्रॉस कर चुका है कि नहीं? तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन का पिछला हिस्सा ब्रिज से बाहर हो जाना चाहिए. अगर ये 500 मीटर है तो बताओ अब कितना समय लगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? 50 सेकेंड्स लगा है ना? तो 50 सेकेंड में कितना दूर गया होगा वो? ये तो गया होगा प्लस ये भी गया. इंजन यहाँ से यहाँ तक गया. कितना दूर गया है? 500 प्लस L. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्रॉसिंग ए ब्रिज ऑफ लेंथ L 500 मीटर by a train of length L means moving a distance 500 plus L. तो अब क्या इक्वेशन बनेगा? 50 सेकंड में गया है, v स्पीड में जा रहा था. अब आप क्या कहोगे? 500 plus L is equal to v into 50. इक्वेशन नंबर 2. क्या बात समझ में आया? हाँ? Now we'll try to solving equation 2 by इक्वेशन 1. क्या देगा? इक्वेशन 2 में है 500 प्लस L और इधर है v इंटू 50. इक्वेशन 1 में क्या था? L v इंटू 20. ये हो गया L, ये हो गया v इंटू 20. डिवाइड कर देते हैं LHS को LHS से, RHS को RHS से. तो अब क्या हो गया? v तो गया, 0 भी गया, 5/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, मिलेगा 1000 प्लस 2L इज इक्वल टू L इधर गया, इधर था 5L. इसका मतलब L कितना हो गया? इट इज 1000 बाय 3 मीटर्स. लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 333 मीटर्स. क्या ये बात सबको समझ में आया? है ना? हाँ चलिए, अब ये बात सबको समझ में आया, समझ में आया. फिर पूछा है भी, और भी क्या ट्रेन का स्पीड क्या है? भी पूछा है. नहीं, ट्रेन का स्पीड कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 में डालेंगे. इक्वेशन 1 में क्या था? v was L/20. नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कहोगे v क्या है? L/20 है. दैट इज 1000 by 3 divided by 20 is 50/3 meter per second. The speed of the train was 50/3 meter per second. हुआ था? सर बस मैंने सर मेरा आधा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. सर पर बात सही है. बात सही है. यस, अप्रोच इज ओके. वो माउस को दूर रखो, वो इधर डेंस करता है. माउस को दूर रख दो. हाँ चलिए अगला क्वेश्चन. ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड क्रॉसेस ए लैंप पोस्ट इन 25 सेकेंड्स. अभी सिमिलर क्वेश्चन है. ये लैंप पोस्ट है और ये है आपका ट्रेन. ये किसी एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगा, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है. मतलब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो क्रॉस कर जाएगा. इसका मतलब उसको कितना दूर जाना पड़ेगा? डिस्टेंस L. ना L दिया है ना v दिया है, कुछ नहीं दिया है. खाली दिया है कि लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए 25 सेकंड लगता है. तो आप क्या कहोगे? इफ v इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, L इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो आप क्या कहोगे? L v में क्या रिलेशन कहोगे? L इज इक्वल टू v इंटू 25. क्या बात सही है? समझ में आया कि नहीं आया? वो ट्रेन एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रहा है 25 सेकंड में, मतलब L डिस्टेंस जा रहा है 25 सेकंड में. तो L क्या हो गया? v इंटू 25. समझ में आया सबको? चलिए, अगर ये समझ में आ गया
थोड़ा मैं केस को बदलता हूँ। अब क्या दिया है इसमें, दूसरे केस में दिया है कि द ट्रेन, यहां से हमें ये इक्वेशन मिला, चलिए ये हो गया L इज इक्वल टू V इंटू 25। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि L बाई V इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना समय लेगा, इट विल टेक टू क्रॉस अनदर सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट। ऐसा ही एक दूसरा ट्रेन रेस्ट में रखा हुआ था, ये ट्रेन तो रेस्ट में था, अब पहला ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, मतलब पहला ट्रेन यहाँ पर आया, ये चलता हुआ था, ये ट्रेन रेस्ट में है, लेंथ कितना है L, ये ट्रेन चल रहा है, सिमिलर ट्रेन है, क्रॉस करेगा कब कहेंगे, जब वो यहाँ से आके यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट केस था, ये था केस 1, ये है केस 2। क्या कोई मुझे बताएगा, एक सिमिलर ट्रेन जिसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसको क्रॉस करने के लिए चलता हुआ ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा, 2L, क्योंकि यहां से यहां तक 2L, ये भी L है, ये भी L, कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 2L डिस्टेंस जाना है, वो भी v स्पीड में, दैट इज इक्वल टू 2L डिस्टेंस जाना है v स्पीड में, 2L डिस्टेंस जाना है v स्पीड में, 2 इंटू L बाई वी, और L बाई वी का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, कितना था 25, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 25 इज 50 सेकेंड्स। अगर लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए उसको लगता है 25 सेकेंड्स, तो एक सिमिलर ट्रेन रेस्ट में उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, 50 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, बढ़िया। नेक्स्ट, 2 cars move towards each other with speeds of 8 meter per second and 6 meter per second from a distance of 280 meters. Find after what time they meet. 2 कार एक दूसरे की तरफ आने लगे, क्या स्पीड में, 8 मीटर पर सेकेंड में, और दूसरा कार ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, कितने दूर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर। कितनी समय के बाद मिलेंगे मालूम नहीं है, लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स, तो t सेकेंड में ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, फिर दोनों मिलेंगे, ये कार 1 है, ये कार 2 है, लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड में d1 डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट कार, क्या स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड में कितना दूर गया होगा, 8 इंटू t, नहीं d2 क्या है, d2 इज डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकेंड कार, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकेंड कार, क्या हो जाएगा बोलो, अरे थोड़ा जोर से बोलो, 6 इंटू टी। अब ये t सेकेंड बाद मान लो कि दोनों यहाँ पे मिले, तो तब तक ये कितना दूर गया है 8t, ये कितना दूर आया है 6t, ये है d1, ये है d2। क्या बता सकते हो व्हाट इज d1 प्लस d2? d1 प्लस d2 इज 280 मीटर्स, क्योंकि वो मिल रहे हैं, नहीं तो हम कहेंगे d1 प्लस d2 इज 280 मीटर्स। इसका मतलब 8t प्लस 6t इज इक्वल टू 280 मीटर्स, मतलब t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, विल मीट आफ्टर 20 सेकेंड्स। आया समझ में? बढ़िया। जो लोग इसको बना दिए उनको कार चलाना आ गया, अब वो कार चला सकते हैं। नहीं, क्या समझ में आ रहा है?
Let us go for the next question. A particle moves half the distance with speed v1 and reach distance with speed v2. Find overall average speed. वो पार्टिकल कहीं से स्टार्ट किया, यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया और इसको इतना दूर जाना था, कितना दूर, s डिस्टेंस जाना था और आधा डिस्टेंस हो गया, मतलब s/2 डिस्टेंस क्या स्पीड में गया, v1, बाकी s/2 डिस्टेंस विथ स्पीड v2. let total distance moved is s. तो पहला आधा डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस t1, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब s/2. क्या स्पीड में जा रहा था, v1 स्पीड में, तो कितना टाइम लगेगा, s/2 बाय v1, जिसको आप कहोगे s/2 v1. सिमिलरली t2 अगर निकालेंगे, द टाइम टेकन टू मूव द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे, t2 क्या दिया है, t2 इज टाइम टेकन फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस. कितना हो जाएगा, s/2 बाय v2. होगा कि नहीं होगा, s/2 बाय v2, क्योंकि सेकेंड हाफ डिस्टेंस में वो क्या स्पीड में जा रहा था, v2 में जा रहा था. दैट इज सेम एज s/2v2. यहां तक काम बन गया तो आगे का काम निकल गया. क्या बता सकते हो, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2. ये पूरा डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितना समय लगा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन. आप कहोगे टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2, जिसको आप लिख सकते हो s/2v1 s/2v2. क्या एलसीएम जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2. s तो बाहर जाएगा, ऊपर क्या आएगा, s तो बाहर जाएगा कॉमन, और इसमें आएगा v2 प्लस v1. क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आ रहा है, ये है टोटल टाइम. सर 2v2 प्लस 2. अरे नहीं, हम एलसीएम में 2v1 v2 लिए हैं, ठीक है. तो ये 2v1 है तो इधर v2 रहेगा, इधर v1 रहेगा, है ना. अब ये बात है. अच्छा, टोटल टाइम को हम t कहते हैं, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कितना था, s बाय टोटल टाइम क्या है, अभी निकालें, s/t. अच्छा, t इज इक्वल टू दिस होल थिंग, s/t मतलब t को नीचे लाओ, बाकी सारा चीज को इधर ले आओ. क्या आएगा बताओ, t इज इक्वल टू दिस होल थिंग. देख लो, दिस इज इक्वल टू t. मुझे s/t चाहिए, t को लाके इधर डिवाइड करो, 2v1 v2 को ऊपर ले लो, v2 प्लस v1 को नीचे ले लो, तो आ जाएगा कितना, 2v1 v2 बाई v1 प्लस. क्या बात समझ में आ रहा है, यस सर. यस. तो हम देखें कि जो एवरेज स्पीड बिकम्स 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. इज इट अंडरस्टूड, यस सर. समझ में आ रहा है. थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो सीखोगे कहाँ. मान लो तुम आंख बंद करके साइकिल पेडलिंग कर रहे हो, एकदम मेहनत नहीं लग रहा है, सुप करके चल रहा है पेडल, मतलब यू आर गोइंग डाउन और अप. एकदम मेहनत नहीं लग रहा है, आप पेडलिंग कर रहे हो आराम से, डाउन. डिफिकल्ट लग रहा है मतलब यू आर ग्रोइंग और यू आर राइजिंग, है कि नहीं, ऑब्वियस है. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मतलब आप लोग सीख रहे हो. मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको सब कुछ आता है तो फिर सीख क्या रहे हो, है कि नहीं. थोड़ा तो दिमाग पे जोर आना जरूरी है. Let us see the next question. A particle in motion moves half the time with speed v1 and rest of time with speed v2. मतलब वो पार्टिकल चला यहां से यहां तक, लेट टोटल टाइम टेकन इज t. तो आधा समय के लिए t/2 समय के लिए क्या स्पीड में गया, v1 में,
बाकी के समय के लिए क्या स्पीड में गया, v2 में। तो आप क्या कहोगे, d1 डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट हाफ टाइम कितना होगा, v1 इंटू t बाई 2। आया समझ में। Yes, sir. d2 डिस्टेंस मूव्ड इन सेकेंड हाफ टाइम क्या हो जाएगा, So V2, so V2. इट इज v2, अच्छा इसको लिख देते हैं, सेकेंड हाफ टाइम इज v2 इंटू t बाई 2। टोटल डिस्टेंस कितना गया, d1 प्लस d2। सर t तो दिया नहीं है, अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाए, देखो t बाई 2 v1 प्लस v2, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। नहीं तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इट इज d1 प्लस d2 बाई t। इसमें t डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। Yes. सो द एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2 बाई 2। कितने क्वेश्चन सही हुए थे, सर मेरा सब हार्ड वाला सब सही हो गया, मेरा इजी हार्ड वाला गलत हो गया। ओह इजी वाला गलत हो मेरा गया, 5 तो सही हुआ है और एक में बस मतलब मैंने Calculation mistake कर दिया। 10,000 को 1000 लिख दिया बस। ओह चलिए अब ऐसा क्वेश्चन मतलब आप लोग कर पा रहे हो, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब थोड़ा घुमा घुमा के देते हैं, चलो कोशिश करो, सिमिलर क्वेश्चन में देता हूँ आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, two cars move towards each other on parallel tracks with 6 meter per second and 4 meter per second from a distance of 500 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन तो हम लोग किए नहीं। अच्छा अब लेकिन पैरेलल ट्रैक में जा रहे हैं, ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, और एक कार यहाँ पे है, दूसरी कार यहाँ पे है, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, ये 6 में, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 500 मीटर। समझ में आ गया, ये है क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कार वाला न्यूमेरिकल ज्यादा देते हैं। 2 cars move towards each other from a distance of 300 meters with constant speeds कितना, से 12 मीटर पर सेकेंड and 8 मीटर पर सेकेंड। A dog jumping from first car runs to second car with 23 meter per second. Then returns to
fast car and thus keeps running between cars till it is killed. समझ में आया? फाइंड टोटल डिस्टेंस रन बाय डॉग। कुत्ता ने कितना दूर दौड़ा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप करोगे। हुआ क्या है क्वेश्चन में? बोला कि दो कार थे, दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लगे। कितने दूर से? 300 मीटर दूरी से। एक कार यहाँ पे था, दूसरा कार यहाँ पे था, इसी को ही ले लेते हैं सिमिलर कार। चलिए, दूसरा कार यहाँ पे था, ये इधर आ रहा था 12 मीटर पर सेकेंड में, ये इधर आ रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में। दोनों के बीच में शुरू में डिस्टेंस था 300 मीटर। कुत्ता जो है यहां से दौड़ना शुरू किया, ठीक है। ये कुत्ता यहां से दौड़ना शुरू किया, फास्ट कार से दौड़ के गया। किसमें? सेकेंड कार में। गया कैसे? कुत्ते की रास्ता को देखो, कुत्ता गया दौड़ के। क्या कुत्ता को सेकेंड कार में पहुंचने के लिए 300 मीटर जाना पड़ेगा? क्योंकि ये भी तो आ रहा था, तो इधर कहीं रास्ते में मिलेगा। तो कुत्ता दौड़ दौड़ के गया, यहाँ से शुरू किया और इधर कहीं सेकेंड कार को मिला। सेकेंड कार भी आया होगा। मिलने के बाद फिर वहां से वापस आया, किसमें? पहला कार में। तब तक पहला कार भी इधर कहीं आया होगा। फिर दौड़ के गया, दोनों कार के बीच में से दौड़ते 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 उसका रास्ता छोटे होने लगा। एक समय आया, कुत्ता जो है दोनों कार के बीच में कुत्ते की मौत मारा गया। समझ में आया? कुत्ता क्या हो गया? खत्म। इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, कुत्ते को थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं दोबारा में। हाँ, ये जो कुत्ता है इसका कहानी यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो जब वो मर गया कुत्ता तो ऐसा मरा होगा। चलो, कुत्ता का कहानी खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड टोटल डिस्टेंस रन बाय द डॉग। कुत्ते ने कितना दौड़ा? हाँ, तो आपको निकालना है कुत्ते ने कितना दूर दौड़ा। क्या कर सकते हो आप लोग? इस क्वेश्चन को ट्राई करो, चैनल में आंसर दो। ये दो क्वेश्चन दिए आपको करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। शाबाश।